ओम ओम Sai Ram to all of you. चलो आरंभ करते हैं आज की क्लास। तो अभी तो प्रेजेंटेशन आज नरेंद्र का एक चैप्टर बचा हुआ है, उसका प्रेजेंटेशन है। तो लेट्स सी नरेंद्र ज्वाइन करता है या नहीं, और अगर नरेंद्र नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट टर्न किसका था नरेंद्र के बाद। ओके, नरेंद्र इज हियर बट देखते हैं नरेंद्र के बाद टर्न है किसका। लेट मी नो नरेंद्र के बाद किसकी बारी है। काजल का है। ठीक है, तो नरेंद्र आप नेक्स्ट चैप्टर के प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो बेटा। ओके सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, और केवल नरेंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि प्रिपेयर तो सभी को करना है। तो अच्छे से चैप्टर को देखिए और फिर आंसर भी करेंगे, क्वेश्चन भी पूछेंगे। स्क्रीन इज विजिबल। यस बेटा, विजिबल। अच्छा, सभी को दिख रहा है ना? मुझे तो दिख रहा है, बाकी सबको भी क्लियरली विजिबल? सुधांशु, अदिति, मोहित, सभी को दिख रहा है? ओके ओके, ठीक है बेटा, आरंभ करो नरेंद्र। यस मैम। पाठ भारत माता। भारत माता अध्याय हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इसमें नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। उन्होंने भारत माता शब्द पर भी विचार किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। नेहरू जी का कहना है कि जब वे जलसों में जाते हैं तो वे श्रोताओं श्रोता से भारत की चर्चा करते हैं। भारत संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। शहरों में लोग अधिक समझदार हैं, गांवों में किसानों से देश के बारे में चर्चा करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि देश के हिस्से अलग होते हुए भी एक हैं। वे उन्हें बताते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक उनकी समस्या एक जैसी हैं और स्वराज सभी के लिए फायदेमंद है। नेहरू ने सारे भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि हर जगह किसानों की समस्याएं एक सी हैं। गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, ये सभी बातें विदेशी सरकार की देन हैं तथा सबको इससे छुटकारा पाने के लिए सोचना है। सभी लोगों का देश के बारे में सोचना है। वे लोगों से चीन, स्पेन, सभी लोगों को देश के बारे में सोचना है। सॉरी मैम, सभी लोगों को देश के बारे में सोचना है। वे लोगों से चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले परिवर्तनों का जिक्र करते हैं। वे सोवियत यूनियन व अमेरिका की उन्नति के बारे में बताते हैं। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान न था, किंतु उन्होंने जैसा रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसका कारण यह था कि हमारे एक बार फिर से जैसा रखा था, फिर से पढ़ो।
मैम, किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान था, किंतु उन्होंने जैसा रखा था वैसा मुश्किल भी न था। जैसा रखा था नहीं बेटा, जैसा जैसा सोच उन्होंने, यस मैम, सोच रखा था। इसका कारण यह था कि हमारे महाकाव्यों व पुराणों ने इस देश की अ, कल्पना कर दी थी और करा दी, कल्पना करा दी थी पुराणों के माध्यम से, है ना। टाइपिंग हम्म। एक है मैम, ओके। और तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों ने या बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने सिपाहियों और कुछ ने विदेशों से नौकरी करके देश दुनिया की जानकारी दी। सन 30 की आर्थिक मंदी की वजह से दूसरे देशों के बारे में नेहरू जी के दिए गए उदाहरण लोगों की समझ में आ जाते थे। जलसों में नेहरू का स्वागत अक्सर भारत माता की जय के नारे से होता था। वे लोगों से यह इस नारे का मतलब पूछते तो वे जवाब ना दे पाते। एक हट्टे कट्टे किसान ने भारत माता का अर्थ धरती बताया। उन्होंने पूछा कि कौन सी धरती, उनके गांव, जिले, सूबे या पूरे देश की धरती। इस प्रश्न पर फिर सब चुप हो जाते। नेहरू उन्हें बताते कि भारत वह है जो उन्होंने समझ रखा है। इसमें नदी, पहाड़, जंगल, खेत व करोड़ों भारतीय शामिल हैं। भारत माता की जय का अर्थ है इन सब की जय। जब वे स्वयं को भारत माता का अंश समझते थे तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, यहाँ तक में से किसी को पूछना है? नरेंद्र थोड़ा सा रुको, यहाँ तक जितना आपने बताया सभी को क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं मन में? आगे बढ़े? चलो ठीक है बेटा। पहला प्रश्न, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? भारत की चर्चा नेहरू जी देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर करते थे। वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य करते थे। वे उन्हें बताते थे कि भारत शब्द संस्कृत का है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। वे किसानों के अपने गांव तक सीमित दृष्टिकोण को विकसित करके उसे व्यापक बनाना चाहते थे। इज इट क्लियर टू ऑल? भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? आपने पाठ में भी पढ़ लिया, अभी समरी में भी देख लिया, और वैसे भी आपको शायद आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नेहरू जी को लोगों से बात करना, खास करके बच्चों से बात करना और ग्रामीण जन से बात करना बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए संभवतः उन्होंने ये कहा था कि मेरी मृत्यु के उपरांत मेरी, है ना, जो अस्थियां हैं या जो मेरी चिता की राख है उसको गंगा में ना बहाया जाए पूरी तरह से। बल्कि क्या कहा था, क्या कहा था उन्होंने कि, पता है किसी को? नहीं पता? किसी को नहीं पता? बड़े आश्चर्य की बात है। ये तो ऐसी बात है जो अधिकतर सभी को पता होती है। नरेंद्र आपको पता? नो। उन्होंने कहा था कि मेरी जो राख है उसे भारतवर्ष के संपूर्ण खेतों में बिखेर दिया जाए। पता है ना अदिति? नहीं पता? नहीं पता था अभी तक? यस मैम। नहीं पता था? पता है ना? पता है या नहीं पता था?
क्या यस मैम? अभी पता चला कि पता था पहले से? मैम पता था पहले से मालूम था? वही तो, ये तो ऐसी बात है। और आपको शायद पता ही है कि उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी राख को हेलीकॉप्टर से भारतवर्ष के खेतों में और उसका कुछ अंश गंगा में प्रवाहित किया था। ठीक है, तो और आप में से किसी ने नेहरू जी की समाधि देखी है? जाकर देखी है? दिल्ली कितने लोगों ने विजिट किया है? दिल्ली घूमने भी? घाट है ना, उसको नाम भूल गई। अच्छा, आप गए हो? किसने आप में से, अभी बताओ मुझे, देखा किसने है उस जगह को? ओहो, किसने देखा है आप में से? मैम मेरे मम्मी पापा गए। अच्छा, आपने नहीं देखा लेकिन बच्चों ने नहीं मैंने देखा? फोटो में देखा था। ओके, कभी मौका लगे तो जाकर देखिएगा। नेहरू जी की जो समाधि है उसमें बीच में गोलाकार जगह पर पक्का नहीं किया गया है, उसको कच्चा रखा है। वहां पर गुलाब के फूल खिलते हैं, गुलाब के ना पौधे लगाए हुए हैं, क्योंकि नेहरू जी को बच्चों से बड़ा प्यार था। और नेहरू जी को आप लोग देखते हैं ना, उनकी अचकन में गुलाब का फूल लगा रहता था। तो ये गुलाब जो है वो प्रतीक है उन बच्चों का जिनकी मुस्कुराहट, जिनकी कोमलता, जिनकी सादगी, जिनकी मासूमियत नेहरू जी को बड़ी भाती थी। ठीक है, तो कभी मौका लगे तो विजिट कीजिएगा। खास तौर से दो चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, एक तो ये स्थल जहाँ पर सभी की समाधि है, और दूसरा अक्षरधाम। ये दो जगह हैं। एक डॉल म्यूजियम भी है बहुत अच्छा, तो खास तौर से दो जगह तो जरूर देखिएगा, अक्षरधाम और जो समाधि स्थल है। ठीक है, चलो ओके नरेंद्र, प्लीज कंटिन्यू। जरूरी नहीं है कि जो चैप्टर में लिखा है ना वो उतना ही समझें, जितना हो सकता है आप अपने नॉलेज को और बढ़ाने की कोशिश किया करें। अगर आपको पता है तो वो फिर शेयर किया करें। चलो नरेंद्र आगे बताएंगे। प्रश्न दूसरा, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन से प्रश्न बार बार कहते थे? कौन सा प्रश्न? मैं वो टाइपिंग मिस्टेक। आपने सही तो लिखा है, वहां लिखा सही है, आप बोल गलत है। मैं वो कौन से होने चाहिए? तो कौन सा बोलना ना, कौन सा प्रश्न बार बार पूछते थे? एक ही बात थी जिसे वो, अच्छा ज्यादा है। ओके यस मैम। ओके, ठीक है ठीक है। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार कहते थे। भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है? यह भारत माता कौन है? यह धरती कौन सी है जिसे वह भारत माता कहती हैं? गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की? दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान था क्योंकि वे भारत के पुराणों और महाकाव्यों को पढ़ चुके थे, इसलिए वे भारत के नगरों से परिचित थे। वे तीर्थ यात्राएं करके देश के चारों कोनों से परिचित हो चुके थे। उन्हें कुछ पुराने सिपाही मिले थे जिन्होंने जंग या धावों में विदेशी नौकरियां की थी। उन्हें 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में भी जानकारी थी। किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ लेते थे। क्या अर्थ लेते थे? किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ समझते थे, भारत की धरती। उन्हें भारत माता का सही अर्थ नहीं पता था, इसलिए वे धरती को ही भारत माता कहते थे। भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? भारत माता के प्रति नेहरू जी की यह अवधारणा थी, भारत की नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत, सारी धरती और इस पर रहने वाले करोड़ों लोग पर भारत माता के अंग हैं। इन सबके योग
का नाम ही भारत माता है। इज इट क्लियर टू ऑल? इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता है ना? चलो ठीक है, आगे। आजादी के पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आजादी के पूर्व किसानों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। गरीबी और कर्जदारी, पूंजीपतियों, जमींदारों तथा महाजनों द्वारा ज्यादा कर्ज लेने की और लूटने की समस्या, पुलिस के अत्याचार और लगान की समस्या। आजादी के पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के क्या सपने थे? क्या आजादी के बाद वे साकार हुए? यह चर्चा कीजिए। आजादी के पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के सपने निम्नलिखित थे। देश की गरीबी दूर करना, किसानों की समस्याओं का अंत करना, देश के औद्योगिक क्रांति लाना, भारत की चहुमुखी उन्नति करना, विशेष तौर पर आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना। नेहरू जी ये सारे इसको दोबारा से बोलो, इस शब्द को। आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना। सुदृढ़ होना। सुदृढ़ होना, क्या है ना, सुदृढ़ होना माने मजबूत होना। यस। नेहरू जी ये सारे सपने साकार तो नहीं हुए, परंतु इन्हें पूरे करने के प्रयास जारी हैं। आशा है कि भारतवासियों के सामूहिक प्रयास से यह अवश्य सच होंगे। भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? तो ये तो आपके अपने अपने सपने होने चाहिए। अभी क्योंकि ये भी अपना, जैसे मान लीजिए अगर ये नरेंद्र आपने खुद लिखा है कि कहीं से देखकर लिखा है? मैम ये तो मैंने लिया है मैम कहीं से। हाँ, आपके खुद के सपने क्या है यार? ठीक है, सभी शिक्षित हो, सबको रोजगार मिले, औद्योगिक उन्नति हो, तकनीकी उन्नति हो, कृषि का विकास हो, भारत विकसित हो और आत्मनिर्भर बने। और कुछ इसके अलावा भी और भी कोई ऐसा सपना जो आपका व्यक्तिगत हो? आपके सपनों के भारत से जुड़ा हुआ कोई ऐसा सपना जो अभी इतनी, क्योंकि इन 2-3 बातों में ना आया हो। हम किसानों की समस्या। किसानों की समस्या, कृषि का विकास होगा तो वो अपने आप दूर हो जाएंगी। अब या तो कोई पर्टिकुलर ऐसी समस्या बताओ जो आपको निगाह में आई। मैम पॉल्यूशन। ठीक है, यानी प्रदूषण मुक्त भारत। और ऋतु ने बाजी मार ली। और भी बताओ अपना अपना कुछ। क्षेत्रीय संस्कृति का बचाव करना। यस, वेरी गुड। क्षेत्रीयता या प्रादेशिकता के आधार पर, है ना, जो भाषा है, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उसको बचाना। ओके, गुड। और कुछ? हम पर्यावरण को बचाएं। पर्यावरण बेटा इसी में आ गया ना। तूने कहा प्रदूषण मुक्त, पर्यावरण में क्या नरेंद्र? मैम जैसे पेड़ कम होते जा रहे हैं आज, हाँ, तो उनको बचाना और अधिक से अधिक पौधारोपण करना। वो है, लेकिन आजकल देखो ना टीवी पर कितनी सारी ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, ऐसे लोगों का परिचय सभी से कराते हैं जिन्होंने अपने लेवल पर छोटे छोटे, चाहे वो किसान मतलब खेती बाड़ी से जुड़ी कोई तकनीक हो निकाली है, अपना खुद का कुछ ऐसा निकाल लिया, एक बड़ी मल्टीपर्पज एक बाइसिकल बना ली, किसी साइकिल बना ली, जिससे मल्टीपर्पज कुछ काम परफॉर्म कर पा रहे हैं। और है ना, और पॉल्यूशन के, अच्छा अभी जैसे ऋतु ने कहा कि पॉल्यूशन मुक्त भारत हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? बहुत सारी मुहिम आप देखते हो चल रही है।
क्या सिर्फ बातें करने से नेहरू जी के या हमारे सपनों के भारत का निर्माण हो सकता है, या हम अपनी छोटी छोटी सी आहुतियां देकर, अपनी छोटी छोटी सी कर्म आहुति देकर हम एक बड़ा काम कर सकते हैं? इस बात पर आप जरूर चिंतन करें, गौर करें। आप में जो भी क्षमताएं हैं, आप में जो भी गुण ईश्वर ने आपको देकर भेजा है, आप अपने उन ताकतों से क्या कर सकते हो? तो जब आप अपना मन इस तरफ लगा दोगे ना, तो जो नेगेटिव थॉट्स अपने मन में आते हैं वो नहीं आएंगे। छोटी मोटी समस्याएं जीवन में आती रहेंगी, वो तो जीवन है, तो समस्याएं हैं, वी अंडरस्टैंड। लेकिन समस्याएं आने पर भी धीरे से उनसे निकलने का प्रयास करना और विकास की प्रक्रिया को न रुकने देना। आपको सबसे पहले तो ना, दुनिया को जानने से पहले अपने आप से आपका परिचय होना, ये बहुत जरूरी है। आपको पता है नेहरू जी की फेमस एक कौन सी पुस्तक है? भारत की खोज। भारत की खोज इंग्लिश में क्या नाम है उसका? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राइट। तो अब जैसे नेहरू जी का क्या, आपने अभी चैप्टर में पढ़ा, नेहरू जी को किस बात का शौक था? वो जगह जगह घूमने जाते थे, उन्हें देश भ्रमण, विश्व भ्रमण बहुत अच्छा लगता था। और खास तौर से उन्होंने भारत का तो भ्रमण जब किया, तो भ्रमण का उद्देश्य सिर्फ घूमना नहीं होता था, नॉलेज कलेक्शन भी है ना, जो नॉलेज कलेक्शन है वो भी रहता था। उसी की वजह से शायद वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए सबके साथ। ठीक है, तो सभी के अंदर क्षमताएं हैं, और आजकल लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। लोग साइकिल का यूज ज्यादा करते हैं। यदि आपके आसपास किसी एरिया में यदि कोई गरीब साइकिल से चलता है, तो ये माना जाता है कि वो उसकी मजबूरी है। और दूसरी ओर जब कोई पैसे वाला, अच्छे से जो समृद्ध है, अगर वो साइकिल से चलता है, तो उसे बड़ा उपकार मान लिया जाता है, उसे बड़ा बढ़ चढ़ के न्यूज़पेपर के माध्यम से या कहीं से भी दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि साधन और सुविधाएं होने के बाद उनका त्याग करते हुए पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोचना, स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल का प्रयोग कम करके साइकिल का ज्यादा यूज करना, ये दर्शाता है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत हैं और पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशील है। तो अगर गरीब भी इसी उद्देश्य से चल रहा है माना, तो ये मान लिया जाता है कि उसकी तो मजबूरी है, उसे तो उसके पास तो है नहीं, इस वजह से चल रहा है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि बात अमीरी गरीबी की नहीं है, बात है अपना छोटा सा योगदान देने की। ठीक है, ओके। नरेंद्र, आपके पास और भी कोई सब है प्रश्न कि कंप्लीटेड? कंप्लीटेड, ओके, वेरी गुड। तो अभी जितना नरेंद्र ने प्रेजेंट किया उससे रिलेटेड कोई सवाल है किसी के मन में? नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर नरेंद्र, नाइस प्रेजेंटेशन। अच्छे से उसने एक एक बात को क्लियर किया, समरी भी बताई, फिर आपका प्रश्नोत्तर के प्रति भी आपका जो दृष्टिकोण है उसको और व्यापक करने की कोशिश की, एक एक है ना बिंदुवार आपको समझाया। तो अगली प्रस्तुति काजल की है। काजल अभी मुझे क्लास में दिखाई नहीं दे रही है। काजल के बाद किसका प्रेजेंटेशन है नेक्स्ट? आई थिंक रितु है ना? अदिति, यू आर लास्ट ना? आपका तो मुझे आखिरी तो रिमेम्बर है। ए फॉर अदिति इस बार मैंने कहा था लास्ट रखेंगे या लास्ट सेकंड रखेंगे, क्या था अदिति बताओ? आखिरी था। आखिरी था। ऋतु, अगली प्रस्तुति के लिए आप तैयार रहेंगे? एक एक चैप्टर ले लीजिए, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और बताओ, आपके अदर सब्जेक्ट में जो असेसमेंट चल रहे हैं वो कंप्लीट हो गए हैं?
या चल रहे हैं? बताओ। हम चल रहे हैं। चल रहे हैं। किसके सब्जेक्ट का बाकी है अभी? मैम फिजिक्स का लिसनिंग टेस्ट और इंग्लिश का भी लिसनिंग टेस्ट बाकी। ओके ओके ओके। एंड ऋतु आपका भी सेम? ऋतु यस और नो? मैम क्या? सुना नहीं आपने भी मैंने क्या पूछा? मैम अभी आवाज कट रही थी। ओके, असेसमेंट कौन से बाकी हैं? मैम डिबेट मैंने आज आपको मैसेज भी भेजा था कि मैं आज बोल दूं क्या, पर आपका रिप्लाई नहीं आया। बेटा मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मेरी कंटिन्यूस क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो यदि आप तैयार हो तो अभी समय है, बोल दो। और बाकी अभी ये प्रेजेंटेशन के लिए रेडी रहना है ऋतु। अगली क्लास में आप एक चैप्टर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? काजल तो करेगी सही, लेकिन कई बार होता है कि किसी का नेटवर्क वीक होता है या नहीं ज्वाइन कर पाए, तो दो लोग तैयार रहेंगे अब। तो ऋतु अब तैयारी करके रखना एक चैप्टर की। चलो, आप अगर तैयार हो तो आप आज अपना डिबेट का प्रेजेंटेशन दे सकते हो। आरंभ करो। हम स्टार्ट करो। यस। ओम श्री साईराम। आज मैं ऋतु रोहिला आप सभी के समक्ष ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर है के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। हम सभी इस बात से परिचित है कि इस कोरोना काल में सरकार के आदेश के अनुसार सभी शिक्षा संस्थानों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है और इसी कारणवश सभी शिक्षा संस्थानों को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की जगह ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को अपनाना पड़ा। लेकिन मेरे हिसाब से पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की जगह कोई नहीं ले सकता। भले ही ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के कितने फायदे हो, वहीं उसके उतने ज्यादा नुकसान हैं। सबसे पहले समस्या ये है कि ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो साधन की जरूरत है, वह साधन हर एक विद्यार्थी के पास उपलब्ध नहीं है, जिस कारणवश वे बच्चे इस कोरोना काल में शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। और इसी वजह से जब उन बच्चों को जिस समय शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी समय उन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। पढ़ाई के लिए बच्चों को स्कूल का माहौल मिलना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी को जो परिवेश स्कूल में मिलता है, वैसा ऑनलाइन क्लास में नहीं मिलता। ऑनलाइन क्लास में शिक्षक बच्चों से अच्छे से बातचीत भी नहीं कर पाते हैं। कई बार तो कई बच्चे अपना माइक और कैमरा बंद करके कहीं और या फिर कोई और चीज में बिजी हो जाते हैं, या फिर उनका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, जिससे वे टीचर को झांसा देने में सफल हो जाते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि वे अपनी जिंदगी के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। कई बार कैमरा ऑन ना होने की वजह से टीचर ये भी नहीं समझ पाते हैं कि जो चीज वे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वह उन्हें अच्छे से समझ आ रही है कि नहीं। अगली सबसे बड़ी समस्या ऑनलाइन क्लास में है नेटवर्क कनेक्शन। कभी शिक्षक का नेटवर्क कनेक्शन ठीक नहीं होता, तो कभी बच्चे का। शिक्षक का नेटवर्क कनेक्शन ठीक ना हो, फिर तो पूरी क्लास ही बेकार हो जाती है और कोई भी ठीक से पढ़ नहीं पाता। और अगर बच्चे की नेटवर्क कनेक्शन ठीक ना हो, तो फिर बच्चा किसी भी क्लास को सही से अटेंड कर ही नहीं पाता। अब आती है बात बच्चों की आंखों के बारे में और उनके स्वास्थ्य की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोबाइल और लैपटॉप की किरणों का एक आम मनुष्य पर क्या असर होता है, और अगर एक बच्चा लगातार 3 या 4 घंटे मोबाइल या लैपटॉप को लेकर बैठेगा, तो फिर उसकी आंखों और शरीर पर कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही। जैसा कि हम जानते हैं कि छोटे बच्चों के साथ माता पिता को भी ऑनलाइन क्लास में बैठना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चों को इतनी जानकारी नहीं होती है। तो यह जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के माता पिता के पास समय हो कि वो अपने बच्चे के साथ पूरे 2 या 3 घंटे बैठे। तो इसी प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा के कई और नुकसान भी है,
मैं आशा करती हूँ कि मैं अपना पक्ष अच्छे तरह से प्रस्तुत कर पाई। धन्यवाद। ओके, गुड, वेरी गुड। तो बस मौका मिला और आपने प्रस्तुति दी, अच्छी बात है। चलो अब हम अपनी क्लास का समापन करें, उससे पूर्व ये बताओ किसी को और कोई सवाल तो नहीं पूछना, कुछ कहना तो नहीं है? कंप्लीटेड? ठीक है, तो ऋतु एक चैप्टर के प्रेजेंटेशन के साथ आप तैयार रहिएगा अगली क्लास में, और बाकी वेल डन नरेंद्र, वंस अगेन गुड। और बाकी जिनका बचा है प्रेजेंटेशन, प्लीज गेट प्रिपेयर्ड, राइट। चलो शांति पाठ करते हैं। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। शांति शांति शांति। साई राम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम, साई राम मैम। साई राम।